नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कंपटीशन की जो क्लास हैं UPPSC, UPSSC, पैट, लेखपाल, UPP, कांस्टेबल SI, SSC, CGL, CPO सबके लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हैं और आप लोगों से वादा करते हैं कि हमारे वीडियो अब आप लोगों को कंटिन्यू मिलेंगे और हमारा पूरा GS, मैथमेटिक्स और रीजनिंग और हिंदी के साथ सारा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को प्रमोट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हम भी आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। तो आज इस फंडामेंटल राइट के साथ हम आपके साथ आए हैं। फंडामेंटल राइट का जो डेवलपमेंट है, फंडामेंटल राइट का डेवलपमेंट वर्ल्ड के साथ किस प्रकार से हुआ है वर्ल्ड में, तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों के डेवलपमेंट की बात करते हैं। वर्ल्ड में सबसे पहले फंडामेंटल राइट का डेवलपमेंट कहां पर होता है, तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा मैग्ना कार्टा नामक एक डॉक्यूमेंट में, मैग्ना कार्टा नामक एक कह सकते हैं कि दस्तावेज में वहां के लोगों के लिए मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, इस बात के प्रावधान को प्रथम बार स्वीकार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स डॉक्यूमेंट के माध्यम से ब्रिटिश नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1689 ईस्वी में ब्रिटेन के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। उसके बाद 1789 ईस्वी में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन के माध्यम से फ्रांस के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। इसी क्रम में आप लोगों को पता होगा कि इसके क्रम में अमेरिका के अंदर 1791 में बिल ऑफ राइट के माध्यम से अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, अमेरिकी संविधान में संशोधन हुआ और अमेरिका के लोगों को संविधान में यानी कि संवैधानिक मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हुई। कुल मिलाकर के कहा जाता है या कहा जा सकता है कि अमेरिका के लोगों को जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए वो 1791 में बिल ऑफ राइट के माध्यम से दिए गए। ओरिजिनल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को शामिल नहीं किया गया था। इंडिया के अंदर जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार हैं, उनका भारत के संविधान में आगमन कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसका डेवलपमेंट क्या है, उसका विकास का क्रम क्या है, इस सिलसिले में हम लोग बात करते हैं। अब मित्रों, हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का विकास भारत में कैसे हुआ। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा और कब की गई, तो भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, उसके माध्यम से भारत के लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाएं, इसकी मांग ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मांग को ठुकरा दिया। 1917 से 19 के दौरान कांग्रेस के जितने भी आंदोलन हुए, सभी आंदोलनों में कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने देश के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की।
लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, एनिबेशन के माध्यम से भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई। मित्रों, एनिबेशन के बारे में आप जानते होंगे, ये आयरिश महिला हैं और भारतीय फ्रीडम मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1928 ईस्वी में पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में जो रिपोर्ट बनाई गई, उस रिपोर्ट में पंडित मोतीलाल नेहरू ने भारत के लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाने की मांग की, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जो एक ऐतिहासिक अधिवेशन था, इस अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह मांग की गई कि भारत के लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाएं, लेकिन अंग्रेजों ने इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। 1931 में ही गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं और वहां पर भी भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 में मित्रों भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का कोई प्रावधान नहीं किया गया। 1945 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू समिति जो बनाई गई, तेज बहादुर सप्रू समिति ने भारत के लोगों को मौलिक अधिकार देने की मांग करी, लेकिन वहां पर भी अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा मौलिक अधिकार देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आप लोगों को पता होगा मित्रों, इसके बाद आप लोग जानते हैं कि इसके बाद हम बात करते हैं संविधान निर्माण के दौरान। तो संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों के बनाने के लिए, संविधान सभा के द्वारा मौलिक अधिकारों के निर्माण हेतु 2 समितियां बनाई गई। प्रथम समिति मूल अधिकार समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। दूसरी समिति मूल अधिकार उप समिति बनाई गई और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी बनाए गए। मित्रों, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि आप लोग हमारे साथ नोट भी बनाते चलिए और ये नोट आपको सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही काम आने वाला होगा। तो इन समितियों के द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत की गई, उन सिफारिशों के आधार पर संविधान का भाग 3 भारत के संविधान में जोड़ा गया और आर्टिकल 12 से 35 तक जोड़ा गया। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक संविधान के भाग 3 में जोड़े गए। मौलिक अधिकार राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध लोगों को दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों में ना तो कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करता है, ना ही कोई राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। मौलिक अधिकार अपरिहार्य होते हैं, मौलिक अधिकार नितांत आवश्यक होते हैं। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार का अल्पीकरण व्यक्ति या राज्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं मित्रों कि विश्व के सारे देशों के संविधानों को अगर हम उठा करके देखें तो मौलिक अधिकारों की जितनी विशद व्याख्या भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने करी है, इतनी विशद व्याख्या किसी भी देश के संविधान में नहीं करी गई है। मौलिक अधिकारों की सबसे ज्यादा विशद व्याख्या संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, इतना विशद व्याख्या न तो अमेरिका के संविधान में किया गया है, ना फ्रांस के संविधान में किया गया है और ना अन्य किसी देश के संविधान में किया गया है। लेकिन हम आप लोगों से कह सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत में मौलिक अधिकारों का प्रारूप कहां से लिया गया है। तो भारत में मौलिक अधिकारों का जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, जो अमेरिका के बिल ऑफ राइट जो डॉक्यूमेंट था, अमेरिका के संविधान में लोगों को दिए गए जो मौलिक अधिकार जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से दिए गए थे, बिल ऑफ राइट के माध्यम से, उस बिल ऑफ राइट के माध्यम से दिए गए जो मौलिक अधिकार है उससे इंस्पायर है, उससे प्रेरित है, हम कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन मौलिक अधिकारों में राष्ट्रहित और लोकहित पर, अगर लोकहित और राष्ट्रहित कहीं बाधित होता है तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को कुछ टाइम के लिए
निलंबित भी किया जा सकता है, ऐसा भी हमारे संविधान में प्रावधान है। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध दिए गए हैं? तो याद रखना, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध भी दिए गए हैं और मौलिक अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए हैं। आर्टिकल 15 आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के साथ किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होगी, अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, कोई किसी से छुआछूत नहीं मानेगा। आर्टिकल 23 और 24 भी आप लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए हैं, राज्य के विरुद्ध नहीं दिए गए हैं। बाकी सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध उपलब्ध कराए गए हैं। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकारों की प्रकृति की। मौलिक अधिकारों का नेचर कैसा है? तो मित्रों आप लोग जानते है ना, आप लोग जानते हैं, अधिकतर आप लोग पढ़ते होंगे कि मौलिक अधिकारों का नेचर नकारात्मक है, लेकिन मौलिक अधिकारों का नेचर नकारात्मक नहीं है अकेला। मौलिक अधिकारों का नेचर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, लेकिन मौलिक अधिकार सकारात्मक कम होते हैं और नकारात्मक ज्यादा होते हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 28 सकारात्मक प्रवृत्ति वाले मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल 14, 15, 16 और 21 नकारात्मक प्रकृति वाले मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है मित्रों? मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन में लाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार इनफोर्सेबल हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और इस संबंध में न्यायालय 5 प्रकार का लेख जारी करता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास होती है? तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसको होती है? तो मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल में राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। मेरे मित्रों, प्रतिबंध करना और निलंबित करने में फर्क क्या होता है? प्रतिबंधित करने का मतलब होता है कि हमेशा के लिए समाप्त कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। जैसे संपत्ति के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद के पास होती है। निलंबित करने का अर्थ होता है कुछ समय के लिए उस पर प्रतिबंध लगाना, कुछ समय के लिए उस पर प्रतिबंध जब लगाया जाता है तो उसको निलंबित कहना बोला जाता है। तो मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा लागू कराया जाता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। अब मेरे मित्रों हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। अब हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। उसके बाद मित्रों हम बात करते हैं संविधान के भाग 3 में दिए गए जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, स्टेट को डिफाइन किया गया है कि स्टेट हम किसे कहेंगे, राज्य किसको कहा जाएगा। तो राज्य होने के लिए मूलभूत जो आवश्यक तत्व होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। राज्य होने के लिए 4 मूलभूत तत्व होते हैं। निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक डेफिनेट लैंड होना चाहिए, डेफिनेट एरिया होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, पॉपुलेशन, शासन होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। अगर ये 4 चीजें किसी के पास हैं तो उसे हम स्टेट कह सकते हैं। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार आ सकता है, इसके अंतर्गत राज्य सरकार आ सकता है, इसके अंतर्गत स्थानीय गवर्नमेंट आ सकती है, स्थानीय सरकार, ग्राम पंचायतें इसके अंतर्गत आ सकती हैं, नगर पालिका इसके अंतर्गत आ सकती हैं, राष्ट्रीय कोई भी नवरत्न कंपनियां इसके अंतर्गत आ सकती हैं, महारत्न कंपनियां इसके अंतर्गत आ सकती हैं, बैंक इसके अंतर्गत आ सकते हैं, LIC इसके अंतर्गत आ सकता है, कारखाना आ सकता है, कई सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी इसके अंदर आ सकती है। इनको कहा गया है कि ये सब स्टेट हैं और स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे
जो लोगों को संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता हो या न्यून करता हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 13 कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अगर संविधान के पूर्व की विधियां, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब होता है संवैधानिक विधियां, यानी संविधान लागू होने की बाद की विधियां या संविधान लागू होने से पहले की विधियां अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती हैं, मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, मौलिक अधिकारों का डेरोगेशन करती हैं, अल्पीकरण करती हैं, इनकंसिस्टेंस करती हैं, असंगत होता है, तो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और जुडिशियल रिव्यू करके इस प्रकार की विधि को, इस प्रकार के लॉ को शून्य घोषित कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है, उसको पूर्णतः समाप्त कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है, सजग प्रहरी है। और आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए संविधान के पूर्व अगर कोई ऐसी विधि बनाई गई है जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है उसको, और कोई ऐसी विधि जो संविधान लागू होने के बाद बनाई जा रही है या बनाई गई है मौलिक अधिकारों का हनन करती है, मौलिक अधिकारों को डेरोगेशन करती है, इनकंसिस्टेंट करती है, तो किसी भी प्रकार से उसको बख्शा नहीं जाएगा। जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो मित्रों, हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को कहा जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 13 के तहत ये संविधान में शक्ति दी गई है, पावर दिया गया है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। इसी सिलसिले में हम आप लोगों को बता दें कि मूल भारतीय संविधान में, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जो थे उनकी संख्या 7 थी, लेकिन 44 में अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी, विधिक या वैधानिक अधिकार है, और कानूनी अधिकार, विधिक, वैधानिक अधिकार है, और इन मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 रह गई है। तो इन मौलिक अधिकारों को पहला अधिकार है ना, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी को हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराएं। और जल्दी ही हमारे इस YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए पीईटी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, कांस्टेबल एसआई, एसएससी के लिए विधिवत तरीके से गणित, रीजनिंग, हिंदी, जीएस सारे क्लास हैं जो विधिवत आप लोगों के साथ हम लोग आएंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन का कार्य करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।